सो वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का जो टॉपिक है वो अभी तक इस चैप्टर तो आपको याद होगा, मैटर इन आर सराउंडिंग्स हम पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 9th क्लास का। अभी तक जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं सभी ही इंटरेस्टिंग रहे होंगे, लेकिन आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या फिनोमेना है? वैसे तो जब से हम ये लेक्चर कर रहे हैं उसमें बड़ी बार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ चुके हैं जो इस टॉपिक को डिस्क्राइब करती हैं और आपको बहुत आराम से वो चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। जैसे इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन बेसिकली जब एक लिक्विड जो है इट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। Okay, it changes into, what is evaporation? When a liquid changes to gaseous state, एक लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब लिक्विड गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है वो हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आइदर यू हैव टू increase temperature or decrease pressure. So what is evaporation? Evaporation is the phenomena in which what happens, a liquid changes to gaseous state either by increasing the temperature of the substance or by decreasing the pressure on its particles. either आप प्रेशर को डिक्रीज कीजिए या टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए, दोनों ही केसेस में क्या होगा, एक लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहले भी हम बता चुके हैं कैसे इंक्रीज करने पर टेम्परेचर लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में आ जाता है, बड़ी बार ये हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं बता दूं। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं। और वो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे ही क्या होता है, एक लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी को गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उनमें मोशन जो है वो तेज हो जाता है, मूवमेंट जो है वो तेज हो जाती है। और वो मूवमेंट जब तेज होती है तो क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक हो जाती है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होने के कारण लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू होते हैं और लिक्विड से वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के कारण टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी गेन की, पार्टिकल्स थे, काइनेटिक एनर्जी गेन करने के कारण उनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट होगी, और जब वो मूवमेंट फास्ट होगी तो इंटर पार्टिकल फोर्स वीक होगी। इंटर पार्टिकल फोर्स वीक होने के कारण क्या हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ गया। उनके बीच के डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या हो गया, एक लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में आ गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा हुआ। और प्रेशर डिक्रीज करने से कैसे हो गया? जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है आप प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं। प्रेशर रिड्यूस करने के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स जो है उनके ऊपर प्रेशर कम होगा और वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ओके, शोइंग दैट इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वीक होगी, डिफरेंस बढ़ जाएगा, और डिफरेंस बढ़ने के कारण लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने तो बड़े आसानी से ये बात बता दी, इतना आसान फिनोमेना ये एक्चुअली है नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सो एट एनी गिवन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड मे बी सो हाई दैट दे ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाय the surrounding particles, and sometimes they may leave the liquid surface and get converted into vapors. This phenomena is evaporation. जब भी आप कोई लेक्चर ले रहे होते हैं, चाहे आप क्लास स्कूल में लें, ट्यूशन में लें या ऑनलाइन आप ले रहे हों, अपने पास नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए और कुछ चीज़ें नोट करते जाना चाहिए। चलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इवेपोरेशन का फिनोमेना जो है समझ आ गया। सो इवेपोरेशन के लिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इवेपोरेशन के लिए मतलब लिक्विड का गैसियस स्टेट में आने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो है टेम्परेचर का बढ़ना या प्रेशर का कम होना।
और आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ज़्यादा इम्पैक्ट जो है टेम्परेचर के बढ़ने का होता है। तो टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। या और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, दोनों चीज़ें भी चलती हैं। ओके, तो टेम्परेचर या बढ़ाकर या प्रेशर कम कर कर या दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेकर ऐसा होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट जो है टेम्परेचर के बढ़ने का या कम होने का होता है। ओके, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको इसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई है कि शायद आप में से कई लोग सोचते हों कि सर बॉइलिंग और इवेपोरेशन, इनमें क्या अंतर हो सकता है। तो भाई बॉइलिंग और इवेपोरेशन, हालांकि अगर आप दोनों को स्टडी करें, दोनों में एक चीज़ होती है कि लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में आता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। ओके, बॉइलिंग जो है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक मास फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना। आप देखेंगे हम इसको क्यों बोलते हैं बल्क फिनोमेना। ये एक बल्क फिनोमेना है। हम इसको बल्क फिनोमेना इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से पानी को बॉयल होते हुए देखें तो नीचे से लेकर ऊपर तक, सरफेस तक, ओके, जिस बर्तन में आप कर रहे हैं उसके बेस से लेकर और पानी के सरफेस तक पूरी तरह से डिस्टर्बेंस आपको दिखाई देगी, पूरा उथल पुथल मचा होगा नीचे से लेकर ऊपर तक, है ना। सो बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमेना। ओके, यहां पर आप देखेंगे बबल्स की फॉर्मेशन हो रही होगी, पूरा पानी का अंदरूनी अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि सारा जो है वो डिस्टर्ब्ड होगा, है ना, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, ये एक सरफेस फिनोमेना है। ओके, ये एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से ही होती है। लेकिन बॉइलिंग जो है वो क्या है, एक बल्क फिनोमेना है, इसमें पूरी तरह से उथल पुथल मची होगी। लेकिन इवेपोरेशन में जो सरफेस है उस पर इम्पैक्ट जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ओके, दूसरी बात आप देखेंगे, बॉइलिंग जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। जैसे वाटर जो है एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। ओके, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। लेकिन क्या आप यही बात इवेपोरेशन के लिए बोल सकते हैं? इवेपोरेशन तो हर वक्त चल रही होती है। अगर आप एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दें, या इसको छोड़ दीजिए, फर्श पर थोड़ा सा पानी गिर गया, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी थी, फर्श पर थोड़ा सा पानी गिर गया, थोड़ी देर के बाद देखेंगे पानी वहाँ पर नहीं होगा। आपने तो हीट किया नहीं, आपने तो उसको बॉयल किया ही नहीं, फिर वो पानी कहाँ इवेपोरेट हो गया? वो पानी जो है वो उसने एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से हीट ली, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बड़ी, इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक हुए, जिसके कारण इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होने के कारण क्या हुआ, डिफरेंस जो था, इंटर पार्टिकल डिफरेंस जो था, डिस्टेंस जो था बढ़ गया, और इस तरह से एक लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। इसके लिए कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं है, इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है ना, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ओके, वैसे एट ऑल टेम्परेचर्स। तो थर्ड पॉइंट अगर हम लेंगे तो उसमें आप बोल सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे ही सपोज करिए आपके हाथ के ऊपर एसीटोन गिरता है, वो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर जैसे ही गिरता है तो वैसे ही आपको ठंडक फील होती है। ऐसा क्यों होता है पता है? वो उसका रीज़न ये होता है, उस नेल पॉलिश रिमूवर को या एसीटोन को लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जो है, यानी कि इवेपोरेट करने के लिए, होने के लिए जो हीट चाहिए होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? आपकी बॉडी प्रोवाइड करती है। जिस सरफेस पर, जिस पॉइंट पर वो गिरा होता है एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर, वहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और उड़ जाती है। तो आप देखिए उतना हिस्सा जहाँ पर वो एसीटोन गिरा होता है वो बड़ा ठंडा होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उतने पोर्शन से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये क्या मैंने आपको बताया, ये मैंने एसीटोन के बारे की एक प्रॉपर्टी बताई कि वो जहाँ पर गिरता है वहाँ से ही हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो ये इवेपोरेशन है ना। तो इवेपोरेशन के कारण यहाँ पर क्या हुआ
इवेपोरेशन के कारण कूलिंग हुई, इट ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। लेकिन क्या बॉइलिंग के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। नो कूलिंग इज कॉज्ड, है ना। बॉइलिंग के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने शुरू की थी इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज द फिनोमेना in which either by increasing temperature or decreasing pressure a liquid changes to gaseous state. And how a liquid changes to gaseous state? When we provide it with temperature, when we provide it with heat, kinetic energy of the particles increases, and since the kinetic energy of the particles increases, it starts moving rapidly, causing the interparticle forces weak, है ना, उनको कमज़ोर कर देता है, और उसके कारण क्या होता है? इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में आ जाता है। फिर मैंने आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच का डिफरेंस बताया। बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमेना है। अगर आप किसी बर्तन में पानी को बॉयल करें तो आप देखेंगे पूरे पानी में उथल पुथल मची होगी, बबल्स जो है निकल रहे होंगे। लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन चल रही होगी लेकिन आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि इवेपोरेशन चल रही है। ओके, बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है, जैसे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। इवेपोरेशन पूरे समय चल रहा होता है। ओके, बॉइलिंग नो कूलिंग इज कॉज्ड, और यू नो कूलिंग कांट बी कॉज्ड ड्यू टू बॉइलिंग। ओके, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण हमेशा ही कूलिंग जो है वो होती है। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लिक्विड्स की इवेपोरेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं? तो मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं, ये सबसे कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा अपने डे टू लाइफ में। अगर सपोज करिए आपके पास एक हैंकरचिफ है, आपके पास एक रुमाल है, आप उसे धोते हैं और आप उसे ऐसे ही क्रम्बल फॉर्म में ही ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे उसको सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसी रुमाल को धोकर और फैला कर रख दें तो आप देखेंगे विद इन मिनट्स आपका जो रुमाल होगा, हैंकी होगा, हैंकरचिफ होगा, वो सूख जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया। तो पहला फैक्टर जो है वो क्या है? सरफेस एरिया। ओके, तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बॉइलिंग और इवेपोरेशन के डिफरेंस के दौरान। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब ये कि ये ज्यादा इंपैक्ट जो है इवेपोरेशन का आपको सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। तो जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, है ना। ये इसका मतलब तो यही हो गया ना, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ग्रेटर द surface area more is the rate of evaporation. Okay, so as I have already told you that evaporation is a surface phenomena. तो जितना ज्यादा सरफेस होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतनी तेजी के साथ इवेपोरेशन होगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर अभी आपको बात समझाई है। जब आप कपड़े धोते हैं तो आपको सूखने के लिए डालना होता है, तो आपको फैलाकर डालना होता है। जितना फैलाकर डालेंगे आप उतनी तेजी के साथ इवेपोरेशन का फिनोमेना होगा। अगर आप उसे फैलाकर नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे इवेपोरेशन जो है वो बड़ी स्लो हो जाएगी और काफ़ी समय लग जाएगा कपड़ों को सूखने में। ओके, ऐसे ही अगर आपने देखा होगा, अगर आप हमारे घरों में हम मॉप यूज़ करते हैं टू क्लीन द फ्लोर, तो उसका मतलब ही ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है सरफेस के ऊपर फैलाकर उसको साफ करें, ताकि इवेपोरेशन भी अच्छे से हो और सफाई भी जो है वो अच्छे से हो सके। इवेपोरेशन अच्छे से होने से क्या होगा? फ्लोर जल्दी जो है सूख जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगला जो तरीका है ये भी एक कॉमन तरीका है जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे भी इवेपोरेशन जो है बढ़ जाएगा, है ना। क्यों ऐसा होगा? जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका मतलब है आप उतनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं लिक्विड को, यानी कि उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स की बढ़ेगी।
जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स की बढ़ेगी वो उतनी तेज़ी के साथ मूव करेंगे, वो जितनी तेज़ी के साथ मूव करेंगे उतनी तेज़ी के साथ दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा, कॉजिंग इंटर पार्टिकल फोर्स, है ना, टू बिकम वीक, है ना, उसको वो कमज़ोर हो जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स वीक हो जाएगा, जिसके कारण वो और दूर हो जाएंगे, और जितने वो दूर होंगे उतनी तेज़ी के साथ इवेपोरेशन का फिनोमेना जो है वो बढ़िया तरीके से चलेगा। तो चलते हैं तीसरी बात, ये भी एक कॉमन वो है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने एक बड़ी कॉमन सी चीज़ देखी होगी, जब जून का महीना होता है, गर्मियों में जब जून का महीना होता है, मई का महीना होता है, ड्राई एयर होती है, बाहर लू चल रही होती है, और आप देखते हैं अगर आप कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो विद इन मिनट्स वो दे ड्राई, बड़े आराम से सूख जाते हैं। लेकिन वही कपड़े जब बरसात के दिनों में आप कमरे के अंदर सूखने के लिए डालते हैं तो उनको सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। उसका रीज़न होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी होता क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, है ना। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एयर। हवा में कितना पानी मौजूद है वेपर्स की फॉर्म में, हवा में कितना पानी मौजूद है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो जितना ज्यादा पानी होगा हवा में, इन केस द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, तो अब सिंस उसमें बहुत ज़्यादा हाई है, अब हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, एक एबिलिटी होती है किसी चीज़ को होल्ड करने की। हवा की भी, सराउंडिंग्स की भी हमारी इतनी ही एबिलिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वाटर को होल्ड करने की। अगर आप ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में डालने की कोशिश करेंगे तो वो एक लिमिट तक तो एब्जॉर्ब करेगी, अपने अंदर रखेगी, लेकिन उसके बाद वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी। तो सराउंडिंग्स में एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो है वाटर की वो रह सकती है, उसके बाद वाटर जो है वो सराउंडिंग में नहीं जा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए सराउंडिंग्स में ह्यूमिडिटी बहुत हाई है तो आप देखेंगे इवेपोरेशन का फिनोमेना बहुत स्लो होगा, क्योंकि वो पानी जो इवेपोरेट होना है उसको सराउंडिंग में जाना है, और सराउंडिंग में एयर ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा वाटर लिए हुए है। तो अब वो जो पानी इवेपोरेट होना है वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए इवेपोरेशन का फिनोमेना स्लो हो जाता है। लेकिन यही फिनोमेना अगर आप मई और जून में देखेंगे, जब लू चल रही होती है, लू होती है ड्राई एयर। ड्राई एयर ये बताती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत लो है। जब ह्यूमिडिटी लो है तो इसका मतलब है वो जो पानी इवेपोरेट होना है बड़े आराम से सराउंडिंग्स में जा सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे बहुत गर्मी वाले दिन में जब ड्राई एयर चल रही होगी, जब आप ड्राइनेस को फील कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में, तो यानी कि ह्यूमिडिटी जो है बहुत लो होगी, तो उस समय बड़े आराम से कपड़े जो हैं वो क्या हो रहे होंगे, वो सूख रहे होंगे। लेकिन बरसात के दिनों में, मॉनसून्स में ऐसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सो इफ वी समहाउ डिक्रीज द ह्यूमिडिटी तो बड़े आराम से जो है इवेपोरेशन का फिनोमेना चल सकता है। चौथा पॉइंट है, इफ यू increase in the speed of wind, ओके। अगर आप किसी तरह से हवा की स्पीड जो है वो बढ़ा सकें, जैसा कि हम करते ही हैं बरसात के दिनों में, हम क्या करते हैं, घर के अंदर कपड़ों को सूखने के लिए रखते हैं और पंखा चला देते हैं। ऐसा क्या होता है पंखा चलाने से या हवा के तेज़ चलने से कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? देखिए, मैं हर जगह आपको कपड़े सूखने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर में कपड़े ही धोता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो जितना मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया होगा उतना ही आपके घर में या मेरे घर में मेरे माता पिता ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, आपके घर में आपके माता पिता ने भी ऑब्ज़र्व किया। तो ये मत सोचिएगा कि मैं घर में बैठ कर कपड़े ही धो रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है, ओके।
तो ये ऑब्जर्वेशन एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उतना ही आपके पिता ने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपकी माता जी ने भी तो उतना ही ऑब्जर्व किया होगा। खैर चलते हैं, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। जब विंड जो है उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, विंड की एक खास बात होती है, जब स्पीड आप बढ़ाते हैं तो क्या करता है, आप कभी इस चीज़ को देखिएगा, अगर नीचे एक आपने पानी रखा हुआ है और ऊपर आप तेज़ हवा चला देते हैं तो आपको रिपल्स जो है वो दिखाई देंगी पानी में, ओके। यानी कि पानी जो है वो क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है वाटर पार्टिकल्स में, आई एम सॉरी, हवा जो है, स्पीड जो है हवा की वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है उसमें पानी में, है ना। ऐसा ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो अगर कोई कपड़ा गीला होता है और आप पंखा चला देते हैं या तेज़ हवा चल रही है उसमें आपने उसको रख दिया है, तो क्या हो रहा है, उस हवा के कारण क्या होता है, उस पानी में जो कपड़े के अंदर है या किसी भी चीज़ के अंदर है उसमें वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव अवे विद विंड, ओके, दे मूव अवे विद विंड, एंड व्हेन दे मूव अवे विद विंड व्हाट हैपेंस, when they move away from the winds, what happens? It decreases the water vapors in the surrounding में water vapor जो है वो कम हो जाता है, okay? With increase in wind speed, the particles of water move away with wind, thereby decreasing the water vapors in surrounding. And what happens? The rate of evaporation increases. इस तरह से rate of evaporation जो है increase हो जाता है, क्योंकि वहां पर हुआ क्या है, वाटर वेपर्स जो है वो डिक्रीज हो गए सराउंडिंग में, जिसके कारण क्या हुआ, जब वो डिक्रीज हुए तो इवेपोरेशन का फिनोमेना जो है वो बढ़ गया। हम आगे बात करते हैं। फिफ्थ वो है नेचर ऑफ लिक्विड। अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे आपको बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल दी थी, अल्कोहल की एग्जाम्पल दी थी, पेट्रोल की एग्जाम्पल दी थी। आप उसको वैसे ही रखिए और आप देखेंगे वो इवेपोरेट हो जाएगा, ओके। अगर आपने सपोज करो आपके पास एक बॉटल में थोड़ा सा पेट्रोल है और आप उसका ढक्कन जो है वो खुला छोड़ देते हैं, या आपने देखा है कि आपकी कार्स, आपके स्कूटर्स, आपकी बाइक्स में जो पेट्रोल टैंक होता है उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। तो ढक्कन क्यों लगा होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं ढक्कन लगने के। उनमें से एक रीज़न ये होता है कि ये हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है पेट्रोल। अगर आप ढक्कन हटा कर रखेंगे तो उसके जो वेपर्स हैं उनको एस्केप करने की जगह मिल जाएगी और वो आराम से एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएंगी और आपके पेट्रोल टैंक जो है खाली हो जाएगा। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है ना, आपको पता होगा, ये बहुत ही तेज़ी के साथ आग पकड़ता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपको पेट्रोल टैंक जो है उसको खोलना नहीं चाहिए। खैर अभी जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई ऐसा लिक्विड आपने लिया है, लेसर द बॉइलिंग पॉइंट, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू इवेपोरेट। ये हमने पहले पढ़ा था। जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, ओके। तो इसीलिए अल्कोहल जो है वो तेजी के साथ इवेपोरेट होता है, वाटर उतनी तेजी के साथ इवेपोरेट नहीं हो पाता। ऐसे ही पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए पेट्रोल जो है बड़ी तेजी के साथ इवेपोरेट होता है, लेकिन वाटर उतनी तेजी के साथ इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मोर इज द टेंडेंसी टू इवेपोरेट, ओके। लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट, मोर इज द टेंडेंसी टू इवेपोरेट। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। ये जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ, वो हाईली वोलेटाइल होता है, बड़ी तेजी के साथ इवेपोरेट होता है। पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पेट्रोल, एज कंपेयर टू अल्कोहल ज्यादा है, इसीलिए इसको इवेपोरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ओके। तो एक और चीज मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, और वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स, सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा
उतनी तेज़ी के साथ इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी के साथ इवेपोरेशन होगी। फिर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन लो होगी, स्लो होगी, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन तेज़ होगी। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि जून के महीने में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, बल्कि एयर ऑलमोस्ट ड्राई होता है, लू चल रही होती है मई और जून में, तो इसीलिए इवेपोरेशन जो है बड़ी तेज़ी के साथ होती है। आपके कपड़े बड़े आराम से सूख जाते हैं, फर्श में अगर पानी गिरता है तो बड़ी तेज़ी के साथ इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन यही फिनोमेना जो है वो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होती है। ठीक है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द विंड, अगर आप हवा की स्पीड बढ़ा सकें तो भी बड़ी तेज़ी के साथ इवेपोरेशन का फिनोमेना होता है। एंड दिस इज अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन व्हेन यू कीप योर क्लोथ्स टू ड्राई अंडर फैन। ओके, आप फैन चलाते हैं और उसके नीचे आप कपड़े रख देते हैं सूखने के लिए, तो आप देखते हैं कि कपड़े आराम से सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। जब हवा चलती है तो हवा के कारण क्या होता है, जो कपड़े में मौजूद पानी होता है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाती है। इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द विंड। ओके, आगे है नेचर ऑफ लिक्विड, जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी इवेपोरेशन स्लो होगी। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल वो ज़्यादा है, तो अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होती है, जबकि वाटर जो है उसको टाइम लग जाता है। एक और चीज़ आपको बताई थी और वो था ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, हवा में मौजूद पानी जो है, जो वेपर्स की फॉर्म में मौजूद था। आप वाटर की जगह वाटर वेपर्स लिख लीजिए, वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है, कूलिंग होती है, कूलिंग होती है, और मैंने आपको उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी एसीटोन की, है ना, नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन। अगर आपके हाथ पे कहीं पर गिरता है या आपके शरीर के किसी पार्ट पे गिरता है, यू कैन फील द कूलिंग कॉज्ड बाय इट, है ना, उसके कारण जो कूलिंग होती है वो आप उसको फील कर सकते हैं। ऐसा कैसे होता है मैंने आपको बताया। ये पहली एग्जांपल है आपकी, ठीक है। पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पाम लिख लीजिए, ऑन कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन बॉडी, चलिए मैं ऑन पाम लिख देता हूं। पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पाम, आपके हाथ पर, आपकी हथेली पर अगर थोड़ा सा एसीटोन गिर जाता है तो आप उसकी कूलिंग को देख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एसीटोन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और सिंस इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण क्या होता है, इसको जो इवेपोरेट होने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो इसको आपकी बॉडी प्रोवाइड कर देती है, और जिस पार्ट पे गिरा होता है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके ये इवेपोरेट होता है, और फिर इस तरह से उस जगह पे हीट जो है वो कम रह जाती है, जिसके कारण आपको कूलिंग इम्पैक्ट जो है उसका दिखाई देता है। सो इफ़ यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम यू फील कूल। वाई? बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन of acetone is actually taken from the palm, and this loss of heat it causes cooling. Okay, और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, देखिए मैंने आपको पहले ही इस लेक्चर की बिगिनिंग में बोला था कि आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इनको पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ में आप ये चीज़ें देखते होंगे, और अगर आप बहुत उत्सुक होंगे तो आपने अपने माता पिता से अब तक इनके बारे में प्रश्न भी पूछे होंगे। तो चलते हैं। उसके बाद दूसरी बात, पर्सपिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। यू नो, पर्सपिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। पसीना सबको बुरा लगता है, ओके, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, पसीना जो है ना वो बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपको इस पसीने की एक ख़ास बात बताऊं, इसके कारण जो होती है
वो कूलिंग इफेक्ट होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप हैवी एक्सरसाइज के बाद आए हैं, पसीने से सराबोर हैं, ठीक है, बट व्हाट हैपन्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, द बॉडी गिवन आउट एज स्वेट starts evaporating, and to evaporate it absorbs heat from the body। उसको evaporate होने के लिए भी तो बॉडी से ही हीट चाहिए ना। तो जब वो बॉडी से हीट लेकर evaporate होती है तो क्या होता है, लॉस ऑफ हीट होता है, एंड वी कैन फील द कूल। आपको इसके लिए एक और मुझे याद आ गई बात, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अक्सर हम गर्मियों में कॉटन के बने हुए कपड़े पहनते हैं, कॉटन की टी शर्ट्स पहनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो पसीने को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ओके, जब वो पसीने को एब्जॉर्ब करता है तो सरफेस जो है, वो जो कपड़े का सरफेस है, उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और जब वो बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो इवेपोरेशन का फिनोमेना शुरू हो जाता है। जब इवेपोरेशन का फिनोमेना शुरू होता है तो उस इवेपोरेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेम्परेचर की। और वो टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी। So we wear cotton clothes in summer due to this reason। यही वो कारण है जिसके कारण हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स अगर आपने पहने होंगे, जैसे सपोज करिए आपने टी शर्ट पहनी है, आपको पसीना आया है, तो टी शर्ट क्योंकि कॉटन की है, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर, पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, उस स्वेट में जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करके जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कनेक्शन में आएगी, बाहर के एटमॉस्फेयर के कनेक्शन में आएगी, तो बॉडी से जो हीट निकल रही है वो उस वाटर को इवेपोरेट करने में हेल्प करेगी, और वो जो वाटर इवेपोरेट होगा वो सराउंडिंग्स में चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा, आपको ठंडक फील होगी। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। यू नो, जो सर्जन्स होते हैं, दे स्प्रे ईथर ऑन स्किन बिफोर सर्जरी। जो माइनर सर्जरी होती है ना, जो छोटी छोटी सर्जरी होती हैं, माइनर सर्जरीज, ओके, उनको करने के लिए क्या किया जाता है, सर्जन जो है एक थोड़ा सा ईथर फेंक देते हैं उस जगह पर जहाँ पर सर्जरी होनी होती है। उससे क्या होता है, जब सर्जन्स ऐसा करते हैं, स्किन के ऊपर ईथर लगाते हैं, तो ईथर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। मैंने आपको पीछे बताया था शायद, इसका ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 308 केल्विन होता है, बहुत कम है ये। 308 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जिसके कारण क्या होता है, इतना टेम्परेचर इवेपोरेट करके ये जल्दी से एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होना शुरू करता है, कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। और ये इतनी ज़्यादा कूलिंग होती है कि स्किन का वो पार्ट जहाँ पर ईथर को टच किया होता है, लगाया होता है, वहाँ पर आप नमनेस महसूस करते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर नमनेस, आप समझते होंगे, वर्ड जो है वो है नम से बनता है नमनेस, ठीक है ना। हम डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं कि वो वाला हिस्सा सो गया हुआ है। ओके, तो वो वाला पोर्शन जो है वो यू कैन फील द नमनेस, आपको नमनेस महसूस होगी उस जगह पर जिस जगह पर ईथर जो है लगा दिया गया होगा। इसलिए वहाँ पर अगर एक माइनर से सर्जरी की जाए, एक छोटा सा कट लगाया जाए, तो पेशेंट को फील भी नहीं होता जिसके ऊपर सर्जरी की जा रही होती है, क्योंकि वहाँ पर नमनेस हो गया होता है। उस बंदे को पता भी नहीं लगता कि वहाँ पर माइनर सर्जरी जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा जब हम छोटे थे तो गर्मियों में क्या होता था, हमारे घर वाले जो थे वो छत के ऊपर पानी फेंकते थे। ओके, या अगर आप हम ओपन एरिया में बैठते थे तो वहाँ पर बैठने से पहले, जैसे हम लॉन में बैठते थे तो लॉन में बैठने से पहले वहाँ पर भी पानी फेंक देते थे। ओके, व्हाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और open ground in summer? The reason was during the hot summer evenings. Now what happens during hot summer evenings? वो हीट जो है वो ज़मीन से भी निकल रही होती है। अगर आप घर में बैठे हैं तो छत जो है पूरा गर्म हुआ होता है, दीवारें छत की जो है पूरी तरह से गर्म हो गई होती हैं। लेकिन जब आप पानी फेंकते हैं तो पानी फेंकने के कारण पानी जो है कूलेंट का काम करता है। ओके, the water absorbs heat
एंड इवेपोरेट्स, वो पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है, और जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो आप कूलिंग इफेक्ट जो है उसको फील कर सकते हैं. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ. ओके, यही रीज़न है कि हम छत के ऊपर क्या है, पानी जो है वो स्प्रिंकल करते हैं ताकि वो पोर्शन जो है, वो एरिया जो है वो पूरी तरह से ठंडा जो है वो हो सके. ओके, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे अब कभी एक और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. एक और एग्जांपल आप देख लें, जब किसी का स्किन जो है कहीं से जल जाती है तो बर्न्ट पार्ट जो होता है ना स्किन का, ऑफ स्किन, इज रब्ड विद आइस. वाई? ओके, ऐसा बोला जाता है कि उसको बर्फ़ से अगर आप रगड़ेंगे तो उसका बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा. ऐसा क्या है, उसके कारण क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं. जब कोई बॉडी का पार्ट जल जाता है, ड्यू टू बर्निंग व्हाट हैपन्स, द टेम्परेचर ऑफ द इंजर्ड पार्ट इट इंक्रीजेस. जो इंजरी हुई है, जो हिस्सा जल गया है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है. और जब आप क्या करते हैं, उसके ऊपर बर्फ लगाते हैं, the excess heat from the skin is absorbed by large latent heat of fusion of water. वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, जिससे क्या होता है, वो जलन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है. क्योंकि जलन के लिए रिस्पॉन्सिबल हीट जो है वो कौन एब्जॉर्ब करते जा रहा है, वो बर्फ़ जो है, आइस जो है वो एब्जॉर्ब करते जा रही है, और आइस एब्जॉर्ब करके क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. और जब वो मेल्ट होगी उसके बाद भी कूलिंग का ये फिनोमेना चलता रहेगा, क्योंकि वो तब भी जो है हीट अगर बची होगी उस बर्न पार्ट में, तो उससे हीट को एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट भी होना शुरू हो जाएगी. तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें चल रही हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन भी. और बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हैं. एक मैंने आपके लिए ये स्पेशल एग्जांपल जो है वो बना कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए डायग्राम की ज़रूरत थी, तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक अलग से डायग्राम जो है खुद बनाई है. शायद आपको समझ आ जाए. आपने अपने घरों में एक चीज़ बड़ी आम देखी होगी, आजकल वैसे ये वो आम नहीं रही है. मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वो है एक डेजर्ट कूलर. तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि डेजर्ट कूलर जो है वो किस तरह से कूलिंग करता है. तो ये है डेजर्ट कूलर की डायग्राम जो मैंने बनाई है. इस तरह से नहीं होता, वैसे आपने अगर डेजर्ट कूलर देखा होगा तो वो इस तरह का नहीं होता, लेकिन मैंने ये डायग्राम इस तरह से इसलिए बनाई है. ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ब्लू पोर्शन जो है ये कूलिंग पैड्स लगे होते हैं यहाँ पर. ओके, कूलिंग पैड्स लगे होते हैं. नीचे वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर पानी जो है वो जमा होता है. आप पानी डालते हैं, आपको पता होगा वाटर कूलर्स में, एयर कूलर्स में आप पानी डालते हैं, और वो जब पानी डालते हैं तो वो यहाँ पर जमा हो जाता है, और नीचे की तरफ ना एक पंप लगा होता है. ये पंप क्या करता है, इस पानी को पंप करता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर, इन जगहों पर पंप करता है, इस जगह पर. ओके, जब इस जगह पर ये पंप करता है तो यहाँ से वो पानी जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है, और ये पैड्स जो होते हैं, ये कूलिंग पैड्स जो होते हैं, ये भीग जाते हैं. ओके, अब यहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है, आपने देखा होगा, जो एग्जॉस्ट फैन की तरह होता है. इस फ़ैन की खासियत ये होती है कि ये इस बॉक्स के, ये जो कूलर का जो बॉक्स होता है, इसमें जो हवा होती है उसको खींच रहा होता है, और खींच के आपके कमरे में फेंक रहा होता है. ठीक है, आपकी तरफ फेंक रहा होता है. और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसको जो हवा चाहिए होती है वो इन कूलिंग पैड से एंटर करती है, बाहर से कूलिंग पैड में एंटर करती है. और गर्मियों में आपको पता होगा, ये ज़्यादातर जो है ये जून मई में हम लोग कूलर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन दिनों बहुत गर्मी होती है और बाहर ड्राई एयर होती है. और ड्राई एयर जब यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से एंटर करती है, और यहाँ पर पंखा चल रहा होता है, तो यहाँ पर जब एंटर करती है, और ये जो कूलिंग पैड है ये भीगे हुए होते हैं पानी से, हवा एंटर करती है, पानी के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि ये ड्राई एयर है, पानी को इवेपोरेट कर देती है, पानी इवेपोरेट होता है, और यहाँ पर जो फ़ैन लगा होता है उसको आपके कमरे की तरफ फेंक रहा होता है. इस तरह से आपका कमरा जो है वो ठंडा हो जाता है. ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया किसका, डेजर्ट कूलर का. डेजर्ट कूलर भी इसी कंसेप्ट पर काम करता है. कौन से काम, किस कंसेप्ट पर, मैं आपको बता दूं, डेजर्ट कूलर भी जो है वो इवेपोरेशन के फिनोमेना पर ही काम करता है. इसी तरह से आपके घरों में एक
आजकल तो नहीं होता, आजकल तो हम फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं। पुराने लोग जो होते थे ना, वो इस तरह से सुराही आती थी, ओके, सुराही होती थी जो मिट्टी की होती थी, उसका यूज़ करते थे। मिट्टी की सुराही होती थी, उसका यूज़ करते थे। ये तो खैर मैंने तो बड़ी भद्दी डायग्राम बनाई है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको सुराही की डायग्राम जो मिल जाएगी। बड़े खूबसूरत होती थी। मुझे याद है कि हम लोग छोटे होते सुराही का ही पानी पिया करते थे। या घड़े तो आजकल भी आप मटके जो हैं वो आपको आम दिखाई दे जाएंगे। मटके कुछ इस तरह से होते हैं, ये तो आपको आम दिखाई दे जाते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि इनके ऊपर ना पोर्स होते हैं, तो जो पानी आप अंदर भरते हैं, ये पोर्स जो हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पानी जो है बाहर की तरफ आता है। और सराउंडिंग्स में जब गर्मी होती है, जब ह्यूमिडिटी कम होती है, तो पानी जो है यहाँ से निकल कर बाहर की तरफ इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण अंदर जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको आई डिस्क्राइब्ड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ध्यान रखिए। ये चैप्टर की कंप्लीशन है, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। आज इस चैप्टर में हमने बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ी। हमने इवेपोरेशन पढ़ा, इवेपोरेशन का फिनोमेना क्या होता है ये पढ़ा। इसके अलावा बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच का डिफरेंस पढ़ा, इवेपोरेशन कैसे होता है वो पढ़ा। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, और एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। घर के अंदर रहिए, अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाइए। आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये जो समय जा रहा है जो आप घर के अंदर बिता रहे हैं। गुड डे।